Topic 5: Break even charts and profit volume charts. The break even point can also be determined graphically using a break even chart or a contribution break even chart. ऑलराइट, हमने जैसे कि समझा कि ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो अमाउंट होती है जिस पर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस ना प्रॉफिट अर्न कर रहा हो ना लॉस इनकर कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी एक पेन बनाती है और वो पेन को बनाने का जो खर्चा है वो 10 रुपये आ रहा है और जब वो सेल कर रही है तो वो सेलिंग प्राइस उसकी 12 रुपये। अब वैसे तो नज़र आ रहा है कि $2 का प्रॉफिट है, मगर वो $2 का प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो $2 जो हैं उसके एक्सपेंस, बिजली का खर्चा, ओवरहेड एक्सपेंस उसमें निकल जाएंगे। तो अब क्या बचा कंपनी के पास, या अब क्या बचेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या कंपनी के पास? तो इट विल बी नो प्रॉफिट, नो लॉस, a break-even point where the company incurs no loss and does not earn any kind of profit. ये ब्रेक इवन पॉइंट को हमने कैलकुलेट करना सीखा कि किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ यूनिट्स शुड इट सेल इन ऑर्डर टू रीच टू इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो नाउ इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली ब्रेक इवन पॉइंट को चार्ट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट थ्रू अ चार्ट और यूजिंग अ ब्रेक इवन चार्ट और कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। इसको ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं और कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं। द प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज अ वेरिएशन ऑफ द ब्रेक इवन चार्ट विच इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप ऑफ प्रॉफिट्स टू सेल्स। अब ये क्या है? पीवी चार्ट किसे कहते हैं? पीवी चार्ट बेसिकली एक ब्रेक इवन चार्ट का ही वेरिएशन है जो क्या इलस्ट्रेट करता है कि प्रॉफिट और सेल्स का आपस में कैसा ताल्लुक़ है, किस तरह का ताल्लुक़ है। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो क्या सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ रही है तो क्या प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सेल गिर रही है तो क्या प्रॉफिट्स गिरेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम चार्ट्स के थ्रू देखेंगे। Break-even point can also be determined graphically using a break-even chart. A break-even chart has the following axes: horizontal axis showing the sales / output in value or units, a vertical axis showing dollar for sales revenue and costs. Horizontal axis पे क्या शो होगा? Sales and volume. Vertical axis में क्या शो होगा? Sales revenue and costs. The following lines are drawn on the break-even chart. Sales line starts at the origin, ends at the point signifying expected sales. अब ये जो तमाम बातें यहाँ पे लिखी हैं ये सब हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल्स लाइन के बारे में। आइए देखते हैं कि सेल्स लाइन कहाँ गिवन है। नाउ दिस इज़ अ ब्रेक इवन चार्ट, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। हमने के जैसे पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या शो होगा? सेल्स / आउटपुट इन वैल्यू और यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे ये आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है, सेल्स, और यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट। नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो ये आउटपुट और सेल्स शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि सेल्स लाइन स्टार्ट्स एट द ओरिजिन। सेल की जो लाइन है यहाँ पे कहाँ पे है? ये है, ठीक है, ये। तो इट इज़ स्टार्टिंग एट द ओरिजिन, यानी जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसकी सेल्स क्या होती है? एट दैट टाइम 0। फिर वहाँ से आप काम करना शुरू करते हैं और धीरे 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 1 2 3 4 20 40 50 60 70 80 90 100 सेल्स आपकी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन runs parallel to the horizontal axis. क्या कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट की जो लाइन है वो पैरेलल जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, यानी कि फिक्स कॉस्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इट विल ऑलवेज गो पैरेलल टू
the horizontal axis. What is this? Parallel to horizontal axis. Now, क्यों? अब आपका सवाल हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट ऐसे पैरेलल क्यों होती है? ये इसलिए पैरेलल होती है क्योंकि ये फिक्स्ड होती है, ये वो खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं, वेदर यू सेल 0 यूनिट्स, वेदर यू सेल 100 यूनिट्स or 120 units, your fixed costs will remain the same. Next, the total cost line. The total cost line यानी कि total खर्चा कहाँ से start हो रहा है? Starts where the fixed cost line meets the vertical axis and ends at the point which represents anticipated sales on the horizontal axis. तो टोटल कॉस्ट की आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ पे टच कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस को, वहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स है. नाउ अब आप क्या देखेंगे कि ये सेल्स की जो लाइन है और ये टोटल कॉस्ट की जो लाइन है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यानी कि क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे से होकर गुजर रही है. उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट. यानी ये वो पॉइंट है या ये वो अमाउंट ऑफ यूनिट्स है कि जो अगर कंपनी बनाए और बेचे तो ना उसका कोई प्रॉफिट आएगा ना उसका कोई लॉस होगा. नो प्रॉफिट नो लॉस. एंड ये कौन से यूनिट्स हैं यहाँ पे? 80. ठीक है जी. तो यहाँ ग्राफिकली आपको पता चल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है और कितने यूनिट्स हैं. तो इन एग्ज़ाम एज वेल आपको ये ग्राफ हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको डेटा दिया जाए कि टोटल कॉस्ट इतने हैं और मतलब सेल्स इतनी है और ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करो और ब्रेक इवन कितना बन रहा है. तो ये ग्राफ को देखकर आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये ग्राफ आखिर कह क्या रहा है. ये वाली हो सकता है वो आपको यहाँ पे ये सारा डेटा ना दे, ना फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ हो, ना टोटल कॉस्ट, ना ब्रेक इवन. आपको लाइन देखकर पता चलना चाहिए कि ये कौन सी लाइन है. ये लाइन फिक्स कॉस्ट की है. क्यों? क्योंकि ये पैरेलल जा रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के. ये लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली ये सेल्स की लाइन है. टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट जहाँ पे होता है वहाँ से शुरू होता है, तो ये डेफिनेटली टोटल कॉस्ट है. ठीक है जी. और टोटल कॉस्ट की लाइन और सेल्स की लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है. सही हो गया. अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक बजटेड फिक्स कॉस्ट आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक यानी सेल्स जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो आपका जो है प्रॉफिट्स शुरू हो गए. ठीक है जी. तो ये आपके प्रॉफिट का हिस्सा है. नाउ एग्ज़ाम्पल अ ब्रेक इवन चार्ट. अब जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में गिवन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट अ ब्रेक इवन चार्ट बेस्ड ऑन एनुअल आउटपुट अप टू 1,20,000. यूजुअली F2, MA2 और MA1 इसके लेवल पे आपको ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और दूसरा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप यू जस्ट नीड टू टिक द राइट आंसर. तो ग्राफ बनाने को नहीं दिया जाएगा, मगर येस ग्राफ को पढ़ के आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लाइन कौन सी है और फिर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना, ये डेफिनेटली आपको इजीली क्वेश्चन में दिया जा सकता है. ओके जी, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा खुद से जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि प्रॉफिट की फ़िगर किस तरह फाइंड आउट की जा रही है. अगर हम देखें इधर बजटेड प्रॉफिट की फ़िगर कैन बी कैलकुलेटेड एट द आउटपुट 1,20,000. 1,20,000 का टोटल अगर यूनिट्स बनाए जा रहे हैं तो इसमें हम प्रॉफिट्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले सेल्स की टोटल फिगर निकाल लें 1,20,000. वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपके पास यहाँ पर गिवन है आपके क्वेश्चन में, विच इज़ 1,20,000 माइनस 60,000. 60,000 is what? 60,000 is your variable cost. Why variable cost? How did you know that? Because your fixed cost is 40,000. So 1,20,000 minus
if you say that fixed cost is 40,000 and your total sales is 1,20,000, your variable cost is 50 cents per unit. Variable cost is also given 50 cents per unit. So you just multiply 50 cents per unit by the total number of units, 1,20,000. So you will get 60,000. And then when you subtract the total sales and variable cost, you will get contribution. Once you get the contribution, you just need to deduct the fixed cost. Once you deduct the fixed cost, you will get your profit. So this is how you calculate your profit. Now, if you don't know this, then how will you be able to solve it in the exam? So therefore, you must be aware that how you need to find out budgeted profit. This is how sales minus variable cost will give you contribution, and contribution minus fixed cost will give you profit. It's the same old formula that we are doing since the first topic in this particular chapter. Actually, this is the relationship between your sales, volume, and profit. This truly shows the relationship between the three. Okay, coming on to the next example, variations in the use of break even charts. यानी कि break even charts में और क्या variations आ सकती हैं, तो वो इस example के through हम देखेंगे. Break even charts can be used to show variations in the possible sales price, variable cost, or fixed cost. Suppose that a company sells a product which has a variable cost of $2 per unit, fixed cost of $15,000. It has been estimated that if the sales price is set at $4.4 per unit, the expected sales volume would be 7,500 units. Whereas if the sales price is lower at $4 per unit, the expected sales volume would be 10,000 units. Required. Draw a break-even chart to show the budgeted profit, the break-even point, and the margin of safety at each of the possible sales prices. ऑलराइट, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है कि एक ब्रेक इवन चार्ट बनाओ जिसमें बजटेड प्रॉफिट भी दिखाओ, ब्रेक इवन पॉइंट भी दिखाओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखाओ एट ईच ऑफ द पॉसिबल सेल्स प्राइसेस. यानी कि जो दो डिफरेंट सेल्स प्राइस गिवन हैं उनमें दिखाओ कि क्या क्या फ़र्क आ सकता है बजटेड प्रॉफिट में, ब्रेक इवन पॉइंट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में. और यही तो है वो सारी वेरिएशंस जो हमें शो करनी है. अच्छा, अब आपका सवाल हो सकता है कि मैम आप कह रही हैं कि ग्राफ बनाने तो नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो हमें एग्जांपल्स में क्यों बोला जा रहा है कि ग्राफ बनाओ, चार्ट बनाओ. वो इसलिए मेरा बेटा, क्योंकि चार्ट जब आप बनाओगे तभी तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा जब एग्ज़ाम में वो चार्ट आएगा यू विल बी फेमिलियर टू इट, यू विल नो कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है और उसे क्या कहते हैं. जब तक आप इन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको ड्रॉ नहीं करोगे, जब वो अचानक से एग्ज़ाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. आपके पास हो सकता है कि आपको याद ना रहे सही से. तो टू मेक श्योर दैट यू गेट यूज टू दीज ग्राफ्स, यू नीड टू ड्रॉ द चार्ट. वो लोग आपको स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप लोग स्क्रैच से चार्ट बनाएं और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ करते हुए हमें ये तमाम चीज़ें हमें बताएं. बजटेड प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ईच पॉसिबल सेल्स प्राइस. तो हमारे पास कितनी सेल्स प्राइस है? सेल्स प्राइस इज सेट एट $4.4 per unit, and then if sales price is lower, that is at $4 per unit. So 4.4 एक सेल्स प्राइस है और दूसरी सेल्स प्राइस है $4. तो इन दोनों पे हमें वॉल्यूम देखते हुए बजटेड प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को दिखाना है ब्रेक इवन चार्ट के थ्रू. ऑलराइट, सबसे पहले वर्किंग्स की गई हैं, फिक्स कॉस्ट निकाला गया है. सेल्स प्राइस एट $4.4 पर यूनिट, $4.4 पर यूनिट पे और $4 पे क्या सिनेरियो है? फिक्स कॉस्ट 4.4 पे 15,000 है, फिक्स कॉस्ट $4 पे 15,000 है, सेम टू सेम. वेरिएबल कॉस्ट $2 इंटू 7,500 15,000 है, एंड $2 इंटू 10,000 यूनिट्स 20,000. क्यों ये 10,000 कहाँ से आया? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर $4 का बिकता है सामान तो 10,000 यूनिट्स बिक सकते हैं. ना टोटल कॉस्ट 30,000 आ रही है इधर, और इधर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 35,000. बजटेड रेवेन्यू यानी कि हमने सेल्स प्राइस निकालनी है, 33,000 आ रही है, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 4.4, और इधर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 40,000.
Now we have the sales price, we have the total cost, and what is the expected profit 3000 over here, and what is the expected profit 5000 over here. तो ये कैलकुलेशन बज़ाहिर बहुत सिंपल है. अब इसको हमने ग्राफ में किस तरह शो करना है. सबसे पहले तो आप फिक्स कॉस्ट की लाइन खींच देंगे 15,000 की, जो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे. ठीक हो गया. अब ये क्या है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. फिर आप क्या शो करेंगे, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जो है हमेशा यहाँ से शुरू होती है, तो ये एक्सिस आप यहाँ से लेकर जाएंगे. ठीक है जी. और फिर सेल्स की फिगर कहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो से, और ज़ीरो से कहाँ तक पहुँचाएंगे हम, 33,000 एंड 40,000. सो 33,000 कहाँ आ रहा है, इधर कहीं, राइट. एंड 40,000 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर. ठीक है जी. तो 40,000 यहाँ पर आपकी से रेवेन्यू रुक रही है. ठीक है, मैक्सिमम जा रही है. एंड 33,000 यहाँ से क्रॉस होते हुए, और आपका इंटरसेक्शन पॉइंट टोटल कॉस्टर्स का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट. अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट ए, ब्रेक इवन पॉइंट बी. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स प्राइस है ना, तो दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया. एक वो सेल्स प्राइस जो $4 पर यूनिट के हिसाब से, और एक ये वाली सेल्स प्राइस $4.4 के हिसाब से. तो यहाँ पे 4.4 के हिसाब से रेवेन्यू यहाँ तक आ रहा है, $4 के हिसाब से रेवेन्यू यहाँ तक आ रहा है. ठीक है जी. तो अब ये सेल्स और ये कॉस्ट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ए, ब्रेक इवन पॉइंट ए यहाँ पे बन रहा है. और अगर हम $4 पर बेचते हैं तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर बन रहा है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ए आ गई, ये वाली, ये हिस्सा, और ये हिस्सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी. यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसा कि हमने पढ़ा था क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ यूनिट्स हमने बेचे हैं कि जो अगर हम नहीं बेचते तो फिर हम ब्रेक इवन पे होते हैं. तो लिहाजा ब्रेक इवन से ज़्यादा हमने जो कुछ भी बेचा वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्होंने फिर कैलकुलेट भी किया है, 7,500 यूनिट्स माइनस 6250. 6250 क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट. तो हमारे पास 1250 यूनिट्स आ गए. अच्छा जी, इन्होंने 6250 कैसे निकाला, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये फॉर्मूला था हमारा जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी देखा. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 2.4 पर यूनिट, हमारे पास 6250 यूनिट्स आ जाएंगे. इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट बी का भी निकाला गया, और अब हमारे सामने दोनों ब्रेक इवन पॉइंट ए और बी दोनों के यूनिट्स आ गए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारे पास आ गई. ठीक है जी. ऑल राइट, दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. I hope you understand all the topics, and inshallah see you in the next video with a new chapter, new topic. Till then, take care. Allah Hafiz.